आधी रात का वक्त था। तेज हवा के साथ चारों ओर भयंकर बर्फबारी हो रही थी। रात के काले साए के सन्नाटे में उस जंगल के देवदार पेड़ किसी शैतान से कम नहीं लग रहे थे। आधी रात के बाद उस जंगल का तापमान शून्य से भी नीचे चला जाता था। मगर उसी जंगल में एक व्यक्ति मोटी शॉल पहने अपने हाथ में राइफल लिए बेतहाशा भागा चला जा रहा था। भागते हुए वो अपनी राइफल से 2-4 हवाई फायर भी करता जा रहा था। राइफल की गोली की आवाज जंगल के सन्नाटे को चीरती हुई हवा में गुम हो जा रही थी। चारों ओर जंगली भेड़िए के रोने की आवाजें उस जंगल के माहौल को बड़ा ही डरावना बना दे रही थी। उन आवाजों से बेखबर वो व्यक्ति बस दौड़े चला जा रहा था। काफी दूर दौड़ने के बाद अचानक उस व्यक्ति के कदम रुक गए। उसने बड़ी फुर्ती से पीछे की ओर पलट कर देखा और आसपास का माहौल भांपने की कोशिश की, मगर उसे भयानक पेड़ों और बर्फ के अलावा कुछ भी नजर नहीं आया। हाड़ कपा देने वाली ठंड में उसके शरीर में पसीने की धाराएं बह रही थी। पसीना पोंछते हुए उस व्यक्ति ने एक लंबी गहरी सांस लेने की कोशिश की ही थी कि तभी उसकी निगाह अपने से कुछ दूरी पर एक बेहद पुराने लंबे और घने पेड़ पर चली गई। सामने का मंजर देखकर उसकी आंखें दहशत और खौफ से फटी की फटी रह गई। अचानक उसे अपने शरीर का खून जमता हुआ महसूस हुआ। उसने देखा कि उसके ठीक सामने उस घने पेड़ के पास कोई खड़ा था, जिसकी लंबाई उस घने और लंबे पेड़ के बराबर ही थी। उसकी भयानक आंखें बड़े ही अजीब अंदाज में चमक रही थी। उन आंखों का रंग बिल्कुल खून जैसा लाल था। उस भयानक बला को देखकर उस व्यक्ति का चेहरा दहशत से पीला पड़ गया। उसे अपनी सांस हलक में अटकती हुई महसूस हुई। उसने तुरंत वहां से उल्टे पैर भाग जाना चाहा, मगर उसे ऐसा लगा जैसे उसके पैरों को किसी ने बुरी तरह से जकड़ लिया हो। उसे अपना शरीर बेजान सा होता हुआ महसूस हुआ। ये देखकर वो व्यक्ति बुरी तरह से घबरा गया और कपकपाता हुआ उन आंखों की ओर देखकर बोला, कौन हो तुम? उस व्यक्ति ने इतना कहा ही था कि तभी उसके कानों में एक स्त्री का अजीब सा भारी गुर्राहट भरा स्वर सुनाई दिया, जिसे सुनकर उसका रोम रोम डर से सिर उठा। कुछ ही पलों में उस व्यक्ति का शरीर बहुत तेजी के साथ हवा में उड़ गया। उसके दिल दहला देने वाली चीखों से पूरा जंगल दहल उठा। अचानक से उसका शरीर धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा, मानो उसे पूरी ताकत से किसी ने ऊपर से नीचे पटका हो। वो व्यक्ति मर चुका था। उसका चेहरा पूरी तरह से पीला पड़ चुका था। उसे देखकर ऐसा लगता था मानो कि उसके शरीर से खून का एक एक कतरा किसी ने निचोड़ लिया हो। उससे थोड़ी दूर पर जंगल में 2 व्यक्ति, राकेश और राजन, हाथों में मशीन गन लिए दौड़े जा रहे थे। वो दोनों फौजी थे। उस व्यक्ति की चीख की गूंज उन दोनों के कानों में भी पूरी तरह से टकरा गई थी, जिसे सुनकर वो दोनों एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। उन दोनों ने चीख की दिशा की ओर फुर्ती से दौड़ लगा दी। कुछ ही मिनट में वो दोनों उस व्यक्ति की लाश के सामने खड़े हुए थे। उस व्यक्ति की लाश देखकर राजन और राकेश के माथे पर पसीने की बूंदें टपकने लगी। उन्होंने देखा कि उस व्यक्ति की लाश ऐसी हो गई थी जैसे उसे मरे हुए वर्षों बीत गए। राजन डरते हुए कपकपाती हुई आवाज में राकेश से बोला, यह आतंकवादी बिल्कुल बेवकूफ था। हम इसे बचाना चाह रहे थे, मगर ये तो खुद मौत मुंह में चला आया। हाँ राजन, शायद यह समझ नहीं पाया कि यह भागकर अपनी मौत की तरफ दौड़ रहा था। जो भी हो, हमें यहां से तुरंत निकलना होगा। हम दोनों भी सुरक्षित नहीं हैं। राकेश ने इतना कहा ही था कि तभी उन दोनों के कानों में किसी स्त्री की बेहद भयानक गुर्राहट भरी आवाज सुनाई दी। उस स्त्री की गुर्राहट से पूरा जंगल सिहर उठा। राजन चीखते हुए राकेश की ओर देखकर बोला, हमें यहां नहीं आना चाहिए था राकेश। अपनी जान बचाकर भागो यहां से, ये उसी की आवाज है। वो दोनों वहां से भागने ही वाले थे, मगर उन दोनों को भी ऐसा महसूस हुआ कि उन दोनों के पैरों को किसी ने जकड़ लिया हो। कुछ ही देर में उन दोनों की चीखों से पूरा जंगल दहल उठा। कुछ ही पलों में उन दोनों की लाश भी उसी आतंकवादी के पास पड़ी हुई थी। दोनों के चेहरे बिल्कुल उसी आतंकवादी की तरह हो गए थे, मानो उनके शरीर से किसी ने खून का एक एक कतरा निचोड़ लिया हो। अब पूरे जंगल में सिर्फ तेज हवाओं और सन्नाटे का राज कायम था।
इस घटना के 2 दिन बाद दिल्ली। अर्जुन बहुत खुशी खुशी शाम के वक्त अपने घर में आया। घर आते ही सबसे पहले वो किचन में चला गया, जहां उसकी पत्नी डिनर बना रही थी। उसकी 10 साल की बेटी विनी अपने दादा दादी के साथ टीवी देखने में व्यस्त थी। आते ही अर्जुन ने अपनी पत्नी निधि को पीछे से पकड़ लिया। अर्जुन की इस हरकत पर निधि बुरी तरह से घबराकर बोली, ये क्या कर रहे हो? अंदर माँ और पिताजी विनी के साथ टीवी देख रहे हैं। माँ अभी अभी किचन से गई है और पिताजी खाने का वेट कर रहे हैं। उन्होंने देख लिया तो क्या होगा? छोड़ो मुझे। निधि की बात सुनकर अर्जुन हंसते हुए बोला, अरे क्या होगा यार, पिताजी को भी अपनी जवानी के रोमांटिक दिन याद आ जाएंगे और क्या होगा। कुछ शर्म है कि नहीं तुम्हें? या वो भी बेचकर खा लिए? हमारी विनी 10 साल की हो गई अब, लेकिन तुम्हें अभी तक अकल नहीं आई कि क्या बात करनी चाहिए और क्या नहीं करनी चाहिए। अब जल्दी से बताओ, आज इतने खुश क्यों, बताओ। अरे निधि, बात ही कुछ ऐसी है। तुम जानती हो, मुझे फॉरेस्ट ऑफिसर की नौकरी मिल गई है और मेरी पहली पोस्टिंग कश्मीर की खूबसूरत वादियों में हुई है। तुम हमेशा से कश्मीर देखना चाहती थी ना, और तो और सरकार ने मुझे जंगल के बीच ही एक खूबसूरत बना हुआ बंगला भी रहने को दिया। अर्जुन की बात सुनकर उसकी पत्नी निधि खुशी से चहक उठी। उसे अभी भी यकीन नहीं आ रहा था कि अर्जुन ने उसे जो कुछ बताया था वो सच बताया था। निधि भागी भागी खुशी से अपने सास ससुर के पास चली गई और उसने एक ही सांस में अर्जुन के द्वारा बताई हुई खुशखबरी सबको बता दी। अर्जुन की नौकरी की बात सुनकर उसके मां और पिताजी बेहद खुश हो गए। वैसे तो पेशे से अर्जुन एक बिजनेसमैन था, मगर वो हमेशा से एक फॉरेस्ट ऑफिसर की नौकरी करना चाहता था और उसके लिए वो कई सालों से लगातार कोशिश में भी लगा हुआ था। और आखिरकार उसकी कोशिश रंग लाई। अर्जुन ने अपने परिवार वालों को बता दिया कि उन सबको कल ही यहां से निकलना होगा, मगर अर्जुन के माता पिता नहीं जाना चाहते थे, ये सोचकर कि उनका ये मकान खाली हो जाएगा। वो अपने इस घर में ताला नहीं लगाना चाहते थे, मगर अर्जुन अपने माता पिता को अकेला भी नहीं छोड़ना चाहता था। अर्जुन का साला निशांत, जो कि पेशे से अर्जुन का बिजनेस पार्टनर था, अर्जुन ने फोन करके उसे भी अपने साथ कश्मीर ले जाने के लिए मना लिया। अर्जुन सोच रहा था कि कश्मीर उसके लिए नई नई जगह है, इसलिए उसके साथ उसके हम उम्र व्यक्ति का भी साथ होना बहुत जरूरी है और उसके लिए निशांत से बेहतर और कोई नहीं होगा। अगले दिन अर्जुन निशांत के साथ अपने परिवार को लेकर कश्मीर की ओर रवाना हो गया। अर्जुन की फैमिली बहुत खुश थी। फ्लाइट शाम की थी। 3 घंटे के अंदर फ्लाइट ने उन्हें कश्मीर में छोड़ दिया। एयरपोर्ट के बाहर सरकारी गाड़ी उन सबको लेने के लिए उनका इंतजार कर रही थी। अर्जुन और उसका परिवार कार में बैठ गए। सरकारी गाड़ी ने अपना रुख जंगल की ओर कर लिया। करीब 5 घंटे बाद रात के 2 बजे अर्जुन एक आलीशान पैलेस के सामने खड़ा हुआ था। चारों ओर घना जंगल और घना कोहरा फैला हुआ था। उस घने जंगल में इतने आलीशान पैलेस को देखकर अर्जुन की आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई। वो जीप के ड्राइवर की ओर देखकर बोला, ये तो बहुत ही आलीशान पैलेस है और काफी पुराना बना हुआ मालूम पड़ता है। आपने सही पहचाना साहब। कहते हैं इस पैलेस को बहुत साल पहले एक अंग्रेज अफसर ने बनवाया था। वो जंगलों में ही रहना पसंद करता था। आजादी के बाद फिर इस पर भारतीय सरकार का कब्जा हो गया और तब से लेकर आज तक ये सिर्फ फॉरेस्ट ऑफिसर का गेस्ट हाउस बना हुआ है। आइए, मैं आपको आपके कमरे दिखा देता हूं। ड्राइवर ने यह बात बोली थी कि जंगल में अजीबोगरीब आवाजें आनी शुरू हो गई। उन आवाजों को सुनकर पता नहीं क्यों निधि के रोंगटे खड़े हो गए। उसने डरते हुए अर्जुन की ओर देखकर कहा, ये आवाजें कैसी हैं अर्जुन? अरे भाई, चारों ओर घना जंगल है। जंगल में सब जंगली जानवर एक साथ रोते हैं तो उनकी आवाजें ऐसी ही मालूम पड़ती हैं। टेंशन मत लो तुम। मगर अर्जुन ने देखा कि उन आवाजों को सुनकर ड्राइवर का चेहरा डर से पीला पड़ गया था। अर्जुन ने ड्राइवर की ओर देखकर कहा, क्या हुआ भाई, इतनी ठंड में तुम्हें पसीने क्यों आ रहे हैं? मगर ड्राइवर ने अर्जुन की बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसने जल्दी से अर्जुन की ओर देखकर कहा, साहब आप लोग अंदर आइए। वो क्या है ना कि रात के समय कभी कभी जंगली जानवर इस पैलेस के आसपास भी आ जाते हैं। चलिए चलिए अंदर चलिए। इतना कहकर वो बड़ी फुर्ती से उस पैलेस के अंदर घुस गया। अर्जुन और उसका परिवार उस ड्राइवर के पीछे पीछे धीरे धीरे कदमों से उस पैलेस के अंदर चला गया। अर्जुन पैलेस को अंदर से आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगा। अर्जुन ने देखा पैलेस के अंदर एक से बढ़कर एक एंटिक वस्तुएं बड़े ही करीने से रखी हुई हैं। वो सब एक बड़े से हॉल के अंदर खड़े हुए थे, जहां एक बहुत बड़ा लकड़ी का
आतिशदान बना हुआ था जिसमें लकड़ियां जल रही थी, जिसकी वजह से उस हॉल में ठंड की शिद्दत बहुत कम हो गई थी। निशांत और अर्जुन को गर्माहट से बहुत अच्छा महसूस हुआ। तभी ड्राइवर ने उन सब से कहा, आप लोग कुछ खाएंगे? नहीं नहीं, हम सिर्फ सोना चाहते हैं। अच्छा एक बात बताओ, इस पैलेस को जिस अंग्रेज ने बनाया था उसका नाम क्या बताया तुमने? साहब नाम मायने नहीं रखता है, लेकिन फिर भी जितना मुझे पता है इस पैलेस को एडवर्ड नाम के किसी सन के अंग्रेज ने बनवाया था। आइए आप लोग मेरे साथ आइए, मैं आप सबको आपके कमरे दिखा देता हूं। आप सब वैसे ही बहुत थके हुए हैं। ड्राइवर ने बिल्कुल सही कहा था। 3 घंटे की फ्लाइट और 6 घंटे के सफर ने उन सबको बहुत थका दिया था। उन सबकी आंखों में नींद समाई हुई थी। ड्राइवर उन सबको बालकनी की ओर ले गया जहां लाइन से 3 कमरे बने हुए थे। ड्राइवर अर्जुन की ओर देख रहा था। साहब सभी कमरों के अंदर भी आतिशदान जल रहे हैं। आपके आने से पहले भीमा ने सभी कमरों की अच्छे से सफाई कर दी थी। भीमा? ये भीमा कौन है? ये तो हमें नजर नहीं आया। वो यहीं पास के गांव में रहता है साहब, सुबह तक आ जाएगा। अब मैं भी चलता हूं साहब, कल दोपहर को आऊंगा आपसे मिलने। वैसे भी आप तो परसों से ही ड्यूटी ज्वाइन करने वाले हैं ना, तब तक थोड़ा आराम कीजिए, रेस्ट कीजिए, माहौल में थोड़ा रम जाइए साहब। इतना कहकर ड्राइवर वहां से चला जाता है। विनी अपने दादा दादी के साथ एक कमरे में जाकर सो गई। निशांत ने अपने लिए एक अलग कमरा चूज कर लिया। निधि और अर्जुन एक अलग कमरे में चले गए। निधि को बिस्तर पर लेटते ही नींद आ गई। कुछ ही देर में वो खर्राटे लेकर सोने लगी, मगर अर्जुन की आंखों में नींद कोसों दूर थी। तभी अर्जुन को बाहर बिजली कड़कने की आवाज सुनाई थी। अर्जुन ने खिड़की खोल दी। उसने देखा बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। अर्जुन खिड़की बंद करके बेड पर दोबारा लेट गया और इस पैलेस के बारे में ही सोचने लगा। सच तो यह था कि उसने अपनी जिंदगी में इतने आलीशान पैलेस को पहली बार देखा था। अर्जुन सोचने लगा कि आखिर एडवर्ड ने क्या सोचकर इस पैलेस को इतने घने जंगल में बनवाया होगा। अर्जुन ये सारी बातें सोच ही रहा था कि तभी उसके कानों में बाहर किसी के कदमों की आहट टकराई। कदमों की आहट सुनकर अर्जुन के कान खड़े हो गए। वो तुरंत अपने बिस्तर से उठकर दरवाजे की ओर गया और कान लगाकर उन कदमों की आहट को बहुत गौर से सुनने लगा। गौर से सुनने पर अर्जुन ने पाया कि कोई उसके कमरे के बाहर चहलकदमी कर रहा था। अर्जुन के दिमाग में तरह तरह के ख्याल आने लगे। उसने सोचा कि कहीं निशांत की या उसके मां और पिताजी की तबीयत तो खराब नहीं हो गई। शायद वो शर्म या संकोच के कारण उसे बुला नहीं पा रहे। यही सोचकर अर्जुन ने आहिस्ता से दरवाजा खोल दिया। बाहर गैलरी में 0 वाट का बल्ब हल्का हल्का प्रकाश फैला रहा था। अर्जुन ने देखा कि वहां पर बाहर कोई भी मौजूद नहीं था। तभी अर्जुन की निगाह फर्श पर चली गई। अर्जुन को फर्श पर किसी के पांव बने हुए दिखाई दिए। ये देखकर अर्जुन की आंखें दहशत से फटी की फटी रह गई, क्योंकि उसने अपने जीवन में इतने लंबे और चौड़े पांव के निशान नहीं देखे थे। अर्जुन उन पांव के निशान को गौर से देखने लगा। अर्जुन ने देखा कि पैर के निशान उससे थोड़ी दूर सामने बने एक कमरे की तरफ जाकर खत्म हो गए थे। अर्जुन धीरे धीरे कदमों से उन निशान की ओर बढ़ता चला गया। कुछ ही देर में वो उस कमरे के दरवाजे के सामने खड़ा हुआ था जहां पर पांव के निशान खत्म हो रहे थे। अचानक दरवाजा एक तेज हवा के झोंके के साथ हल्का सा खुल गया। दरवाजे की चरमराहट की आवाज पूरे पैलेस में गूंज गई। पता नहीं क्यों अर्जुन का दिल बहुत तेज से धड़कने लगा और उसके रोंगटे खड़े होने लगे। एक पल को अर्जुन को ऐसा लगा कि उसे वापस चले जाना चाहिए, मगर उसके मन के अंदर उठी जिज्ञासा ने उसे वापस जाने से रोक दिया। अर्जुन ने अपने अंदर थोड़ी हिम्मत पैदा की और तुरंत दरवाजा खोलकर उस कमरे के अंदर घुस गया। कमरे का नजारा देखकर अर्जुन की हैरत की इंतहा का ठिकाना नहीं रहा। उसने देखा कि वो अंदर से बहुत बड़ा कमरा बना। यूं कहा जाए कि वो कमरा किसी महल के कमरे जैसा मालूम पड़ रहा था तो गलत नहीं होगा। उस पूरे कमरे में बेशकीमती कालीन और बहुत महंगे किस्म के पर्दे लटक रहे थे और चारों ओर बहुत महंगे और बेशकीमती कैंडल स्टैंड लगे हुए थे। पूरे कमरे में कैंडल स्टैंड पर कैंडल अभी भी जल रही थी। ये देखकर अर्जुन उस कमरे की सुंदरता को देखकर और मंत्रमुग्ध हो गया। तभी उसकी नजर दीवार पर लगी हुई एक पेंटिंग पर पड़ती है।
अर्जुन धीरे धीरे कदमों से उस पेंटिंग के करीब आ गया और पेंटिंग को गौर से देखने लगा। उसने देखा कि पेंटिंग में एक बेहद सुंदर स्त्री की तस्वीर बनी हुई थी। अर्जुन उस तस्वीर को बहुत गौर से देखने लगा। तभी अचानक अर्जुन की नजर पेंटिंग के नीचे की ओर गई, जिस पर एडवर्ड नाम के किसी व्यक्ति ने सिग्नेचर किए हुए थे। अर्जुन समझ गया था कि यह पेंटिंग उसी अंग्रेज की बनाई हुई होगी जिसने इस पैलेस को बनवाया था। तभी उस कमरे में तेज हवाएं चलने लगती हैं, लेकिन इतनी तेज हवाएं चलने के बावजूद उस कमरे में जलती हुई एक भी कैंडल नहीं बुझती। अचानक अर्जुन को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई बहुत तेजी से उसके सामने से निकलकर चला गया हो। अर्जुन हक्का बक्का इधर उधर देखने लगता है। अर्जुन के रोंगटे खुद ब खुद खड़े होने लगे। उसे एक अनदेखी शक्ति का उस कमरे में एहसास होने लगा और यह एहसास उसे बहुत डरावना महसूस हो रहा था। अर्जुन बड़ी फुर्ती से उस कमरे से बाहर निकलने ही वाला था कि तभी उसके कानों में किसी स्त्री की खनखनाती हुई आवाज टकराई। कौन हो तुम और मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? आवाज अर्जुन के पीछे से आई थी। उस आवाज को सुनकर अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि कुछ सेकंड पहले अर्जुन ने चारों ओर उस कमरे का एक एक कोना देखा था, मगर उसे किसी भी इंसान का नामो निशान तक नजर नहीं आया था। अर्जुन ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसके कानों में फिर से उसी स्त्री का स्वर टकराया। मैं तुमसे पूछ रही हूं, कौन हो तुम और मेरी इजाजत के बगैर इस कमरे में कैसे आए? अर्जुन ने बड़ी हिम्मत करके पीछे की ओर देखा तो उसके सामने एक बेहद सुंदर स्त्री खड़ी हुई थी। उसने काला लिबास पहना था और वो अर्जुन को देखकर लगातार मुस्कुराए जा रही थी। अर्जुन उस स्त्री की सुंदरता में खो सा गया। उसने अपने जीवन में कभी भी इतनी सुंदर स्त्री नहीं देखी थी। अर्जुन खुद को सम्मोहित सा होता हुआ महसूस करने लगा। अर्जुन ने हकलाती हुई आवाज में उस स्त्री की ओर देखा और कहा, आप कौन है? सवाल ये नहीं है कि मैं कौन हूं, सवाल ये है कि तुम कौन हो और मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? मुझे तो आपके बारे में किसी ने नहीं बताया। क्या मतलब है तुम्हें मेरे बारे में किसी ने नहीं बताया? अर्जुन ने एक ही सांस में उस स्त्री को सारी बातें बता दी कि वो एक फॉरेस्ट ऑफिसर है जो अपनी पत्नी, बेटे, अपने साले और माता पिता के साथ यहां पर आया है और सरकार ने उसे ये पैलेस रहने के लिए दिया है। अर्जुन की बात सुनकर वो स्त्री अर्जुन की ओर देखती हुई बोली, शायद मेरे बारे में बताना वो लोग भूल गए होंगे, लेकिन कोई बात नहीं। बरसों बाद मेरे कमरे में कोई इंसान आया है जिसे देखकर मुझे अच्छा लगा। चलो जाओ। उस सुंदर स्त्री की बात सुनकर अर्जुन उस कमरे से बाहर निकलने ही वाला था कि तभी उसके दिमाग में एक सवाल बिजली की रफ्तार से दौड़ गया। उसने तुरंत उस स्त्री की ओर देखकर कहा, जी मैंने आपके कमरे के बाहर किसी की चहलकदमी की आवाज सुनी। जब मैं बाहर आया तो फर्श पर अजीब से बहुत लंबे और चौड़े पैरों के निशान बने हुए थे और जब मैंने देखा तो वो आपके कमरे की तरफ आ रहे थे। अर्जुन की बात सुनकर वो स्त्री अर्जुन को बहुत गौर से देखती हुई बोली, देखिए आपको कोई गलतफहमी हुई होगी, मैंने तो ऐसे कोई निशान नहीं देखे। चलिए जाइए, अब आप जा सकते हैं। अर्जुन नीची नजरें करके उस कमरे से बाहर चला गया, मगर कमरे से बाहर निकलकर उसकी नजरें जैसे ही फर्श पर पड़ी तो अब वहां पर कोई निशान मौजूद नहीं थे। अर्जुन हैरत से धीरे धीरे कदमों से चलता हुआ अपने कमरे में जाकर आंखें बंद करके लेट गया और आंखें बंद करते ही अर्जुन की आंखों में उस सुंदर स्त्री का चेहरा घूम रहा था। अर्जुन काफी देर तक उस सुंदर स्त्री के बारे में सोचता रहा। अचानक उसके दिमाग में एक ख्याल आया। उस ख्याल के आते ही अर्जुन अपनी बेवकूफी पर गुस्सा होने लगा कि उसने उस सुंदर स्त्री का नाम तो पूछा ही नहीं। यही सारी बातें सोचते सोचते अर्जुन नींद की वादियों में कब चला गया उसे पता ही नहीं चला। मगर सच तो ये था, अर्जुन उस स्त्री का सिर्फ नाम ही पूछना नहीं भूला था, बल्कि वो बहुत कुछ भूल गया था। अर्जुन उस सुंदर स्त्री को देखकर यह भी भूल गया था कि उसने उसी स्त्री की तस्वीर दीवार पर टंगी हुई पेंटिंग में देखी थी।
अगली सुबह अर्जुन की आंख निधि के झंझोड़ने पर खुली। अर्जुन अंगड़ाई लेता हुआ निधि की ओर देखकर बोला, सोने दो यार थोड़ा सा और। अर्जुन की बात पर निधि झल्लाते हुए गुस्से से बोली, दोपहर के 3 बज रहे हैं, 3 बार चाय बना चुकी हूं मैं। एक तुम ही हो जिनकी नींद पूरी नहीं हो रही है, बाकी सब तो फ्रेश हो गए। अर्जुन निधि के हाथ से चाय का कप लेकर चाय पीने लगा। निधि वहां से चली गई। अर्जुन ने मुश्किल से चाय के 2 या 3 घूंट ही पिए थे, तभी अर्जुन के सामने एक लंबा चौड़ा बुजुर्ग आकर खड़ा हो गया और अर्जुन की ओर गौर से देखने लगा। अर्जुन उस व्यक्ति को नहीं पहचानता था। उसने देखा कि वो व्यक्ति लगातार अर्जुन को गौर से देखे जा रहा है। उस व्यक्ति ने अपना नाम भीमा बताया। उसने बताया कि बरसों से वो ही इस पैलेस की देखभाल करता आया। अर्जुन को अचानक याद आ गया कि कल ड्राइवर ने शायद इसी भीमा के बारे में बताया था। अर्जुन भीमा से इस पैलेस के बारे में पूछताछ करने लगा। भीमा को उस पैलेस के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी थी। भीमा से बातचीत करने के दौरान अर्जुन को अचानक कल रात वाली घटना याद आ गई और अर्जुन ने कल रात वाली घटना का जिक्र भीमा से कर दिया और उसे पूरी घटना बता दी। अर्जुन की बात सुनकर अचानक भीमा का चेहरा दहशत से पीला पड़ गया। उसके चेहरे पर खौफ के साए लहराने लगे। भीमा ने अर्जुन को बताया कि इस पैलेस में कोई लड़की नहीं रहती साहब, शायद उसे कोई वहम हुआ होगा। भीमा की बात पर अर्जुन झल्लाते हुए बोला, ये तुम मैं पागल दिखता हूं भीमा? क्या बात कर रहे हो तुम? मैंने खुद अपनी आंखों से उस लड़की को देखा। साहब आइए आइए मेरे साथ आइए और मुझे वो कमरा दिखाइए जरा। कहां आपने उस लड़की को देखा? दिखाइए जरा। अर्जुन तुरंत भीमा को उस कमरे के सामने ले गया जहां रात में उसने उस लड़की को देखा था। भीमा ने उस कमरे का दरवाजा खोल दिया। अर्जुन तुरंत उस कमरे के अंदर चला गया, मगर कमरे को देखकर अर्जुन की हैरत का कोई ठिकाना नहीं रहा। उसने देखा उस पूरे कमरे में धूल मिट्टी के अलावा और कुछ नहीं था। उस कमरे को देखकर दूर से ही ऐसा मालूम पड़ता था जैसे बरसों से उस कमरे में किसी इंसान ने कदम नहीं रखा हो। यह देखकर अर्जुन बुरी तरह से घबरा गया। वो सोचने लगा कि क्या कल रात उसने कोई सपना देखा था या वो सब उसका वहम था। अर्जुन इसी गहरी सोच में उस कमरे में खड़ा था कि तभी अर्जुन की नजर दीवार पर लगी हुई एक पेंटिंग पर पड़ी। उस पेंटिंग में धूल की एक मोटी परत जमी हुई थी। अर्जुन तुरंत उस पेंटिंग की ओर जाकर पागलों की तरह धूल को साफ करने लगा। धूल साफ करने के बाद अर्जुन ने जैसे ही पेंटिंग को देखा, उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। अर्जुन ने भीमा की ओर देखकर कहा, ये वही लड़की है जो कल मुझे इस कमरे में मिली थी। भीमा भीमा यही है वो लड़की। अर्जुन की बात सुनकर भीमा, जो कि पहले से ही दहशत में था, और ज्यादा बुरी तरह से डर गया। भीमा कपकपाती हुई आवाज में अर्जुन से बोला, ऐसा मुमकिन नहीं है साहब। आपने शायद देखा नहीं कि इस पेंटिंग को इस पैलेस के मालिक एडवर्ड ने अपने हाथों से बनाया है। उसने अपना नाम भी लिखा है और उसे मरे हुए लगभग 100 साल हो चुके हैं साहब। भीमा की बात सुनकर अर्जुन अपना सर पकड़कर खड़ा हो गया। उसके दिमाग में एक सवाल बिजली की रफ्तार से दौड़ रहा था कि आखिर कल रात उसने इस बात पर ध्यान क्यों नहीं दिया। आखिर कल रात जो उसके साथ घटना घटी थी वो क्या थी। अर्जुन ने भीमा की ओर देखकर आहिस्ता से कहा, भीमा इस बात की खबर मेरे परिवार वालों को नहीं लगनी चाहिए, समझे ना? नहीं तो वो बेवजह घबरा जाएंगे। मैं अभी फॉरेस्ट ऑफिस जाना चाहता हूं। लेकिन साहब आप तो कल से ड्यूटी ज्वाइन करने वाले हैं ना? हाँ, बस कुछ समय इस पैलेस से दूर रहकर समय बिताना चाहता हूं मैं। अर्जुन तैयार होकर बाहर की तरफ आ गया। ड्राइवर बाहर जीप लेकर अर्जुन का इंतजार कर रहा था। अर्जुन जीप में बैठ गया। ड्राइवर ने जीप स्टार्ट करके जंगल की ओर दौड़ा दी। अर्जुन ने देखा कि आज भी मौसम अच्छा नहीं था। बाहर भयंकर ठंड थी और चारों ओर कोहरा फैला हुआ था। आसमान में काली घटा छाई हुई थी। कुछ ही देर में अर्जुन घने जंगल के बीच बने हुए एक टूटे फूटे खंडर के अंदर खड़ा हुआ था, जहां पर सिर्फ कुर्सी और मेज के अलावा कुछ भी नहीं था। ये क्या है? सब्जी, यही आपका ऑफिस है? अर्जुन ने देखा कि वहां आसपास सन्नाटा फैला हुआ था। अर्जुन को वहां पर पता नहीं क्यों अजीब सी मनहूसियत का एहसास हो रहा था। उसने काफी देर चुप रहने के बाद ड्राइवर से कहा, मैंने सुना यहां पर इंडियन आर्मी भी रहती है, मगर मुझे तो यहां पर एक भी जवान दिखाई नहीं दे रहा। साहब इस वक्त शाम के 4 बज रहे हैं
और 3 बजे के बाद यहां सन्नाटा छा जाता है साहब। ड्राइवर की बात सुनकर अर्जुन चौंक कर बोला, लेकिन क्यों? वो क्या है ना साहब, ये इलाका जंगल और बर्फ से घिरा हुआ है। और साहब वो अचानक ड्राइवर बोलते बोलते चुप हो गया। ड्राइवर के अचानक चुप हो जाने से अर्जुन ड्राइवर की ओर गौर से देखने लगा। अर्जुन को ऐसा महसूस हुआ जैसे कि ड्राइवर उससे कुछ कहना चाह रहा है लेकिन कह नहीं पा रहा। उस वक्त उसने ड्राइवर से पूछना जरूरी नहीं समझा। अर्जुन को अब वहां पर खौफ महसूस होने लगा था। ठीक है, चलो वापस चलते हैं। अर्जुन की बात सुनकर ड्राइवर ने जीप स्टार्ट कर दी और जीप का रुख पैलेस की ओर कर दिया। अर्जुन गहरी सोच में उस दहशत भरे अंदाज में खौफ से भरे उस सन्नाटेदार जंगल को गौर से देखता हुआ जीप में चुपचाप बैठा हुआ था। तभी अचानक अर्जुन की नजर दूर से उठ रहे काले धुएं पर पड़ी। अर्जुन ने तुरंत जीप रुकवा कर ड्राइवर से पूछा, ये धुआं कहां से उठ रहा है? साहब यहां से कुछ दूर एक गांव है और भीमा भी तो उसी गांव का है, लेकिन वहां तक जाने का रास्ता बड़ा कच्चा है साहब। ये हमारी जीप नहीं जा सकती क्या? जा सकती है साहब, लेकिन रात होने से पहले हमें लौटना होगा, नहीं तो रात हमें गांव में ही गुजारनी पड़ेगी साहब। क्यों, ऐसा क्यों बोल रहे हो? गांव वाले नहीं आने देते साहब रात में। अर्जुन ने जीप का रुख भीमा के गांव की तरफ करवा दिया। ड्राइवर ने जीप एक कच्ची सड़क की ओर मोड़ ली। अर्जुन ने देखा कि रास्ता बेहद खराब था। घनी झाड़ियों और बर्फ से होता हुआ रास्ता बेहद खराब मालूम पड़ता था, मगर ड्राइवर एक कुशल ड्राइवर था। वो इतने बेकार रास्ते में भी जीप को बहुत ही संभाल कर चला रहा था। कुछ ही देर में अर्जुन की जीप एक गांव में खड़ी हुई थी। अर्जुन ने देखा कि उस गांव की हर छत पर एक मटकी टंगी हुई है जिसके नीचे आग जल रही है और वो काला धुआं उसी मटकी के अंदर से निकल रहा था। अर्जुन को यह सब देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। उसने देखा कि गांव के लोग उसे और ड्राइवर को बहुत ही अजीब नजरों से देख रहे थे। उनके देखने के अंदाज से अर्जुन को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उनके गांव में कोई एलियन उतर कर आ गया हो। अर्जुन ने ड्राइवर से कहा, ये मटकियां हर घर की छत पर क्यों है? क्या चल रहा है इसके अंदर? और ये बड़ी अजीब सी बदबू इन्हीं में से आ रही है ना? बदबू? मुझे तो कोई बदबू नहीं लग रही सर, लेकिन पता नहीं क्यों अर्जुन को उस धुएं से अजीब सी बदबू महसूस हो रही थी। अर्जुन सोच में पड़ गया और सोचता हुआ देखकर ड्राइवर उससे बोला, साहब ये गांव के लोग बड़े अंधविश्वासी होते हैं, चलिए चलिए यहां से चलते हैं। इतना बोलकर ड्राइवर जीप में बैठ गया। अर्जुन जीप में बैठने वाला ही था कि तभी अर्जुन के कानों में एक बूढ़ी औरत का स्वर टकराया, रुक जाओ। अर्जुन ने देखा एक बूढ़ी औरत काले रंग की मोटी शॉल पहनी हुई उसके करीब आ गई। वो बूढ़ी औरत अपने गले में बहुत सी मालाएं डाली हुई थी। उसके चेहरे और हाथों पर काले रंग के अजीब से टैटू बने हुए थे। वो अर्जुन को रहस्यमयी नजरों से देखने लगी। देखते ही देखते उस औरत के करीब गांव के और लोग भी इकट्ठा होकर अर्जुन को गौर से देखने लगे। उस बूढ़ी औरत ने अर्जुन की ओर देखते हुए कहा, मैंने अभी सुना कि तुम्हें उस धुएं से बदबू सी आती महसूस हो रही है, हैं? हाँ, और अजीब बात यह है कि ये बदबू के बीच तुम लोग रह कैसे रहे हो? अर्जुन ने बस इतना कहा था कि वो बूढ़ी औरत चीख कर बोली, इसका मतलब तूने उसे देखा है, उसका साया तेरे ऊपर पड़ चुका है। उस बला का साया जिस किसी पुरुष पर पड़ जाता है वो उसकी नस्लों को तबाह करती है। तूने उसे देखा है ना? है ना? तभी जीप का ड्राइवर अर्जुन की ओर देखते हुए बोला, साहब इन सब की बातों को मत सुनना साहब, चलिए चलिए यहां से चलिए साहब। मगर अर्जुन ने ड्राइवर की बात को अनसुना कर दिया और बूढ़ी औरत को देखकर वो बोला, तुम किसकी बात कर रही हो? अर्जुन की बात सुनकर वो बूढ़ी औरत अर्जुन के बेहद करीब आ गई और आहिस्ता से उसने अर्जुन के कान में भारी आवाज में बोला, पिचल बेरी।